गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और जैसा आपको पता है कि कल अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, और अपन को पता था कि दैट देयर में बी थ्री कंडीशंस, या तो इंक्रीजिंग होता है रिटर्न, या डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, या कांस्टेंट रिटर्न होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन आगे की कॉजेस पढ़ लेते हैं कि क्या रीज़न होता है इंक्रीजिंग रिटर्न का। तो हमारी बुक में टॉपिक नंबर 4.25 विच इज़ टेलिंग अस दैट की कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब अगर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो क्यों होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, क्या कंडीशंस होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, मतलब हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ लैंड के बारे में, ठीक है, तो लैंड इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो देर आर सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ये इंडिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, ये अपन फिक्स्ड वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इफ़ देर आर सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देन वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैम, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न आने का क्या होता है, यही एक तरीके का रीज़न होता है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट हम यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में हमारा आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा आता है। तो हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जस्ट अज्यूम अपन एक मशीन की बात करते हैं। ठीक है, तो मशीन जो है ना हमारे पास वो 100% कैपेसिटी के अंदर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। कितना यूनिट प्रोड्यूस करती है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। बट अपन अभी मशीन को ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ 500 जो है केजी, 500 केजी का ही अपन प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, 500 केजी का। तो क्या हमारी मशीन 100% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इनपुट को इंक्रीज़ कर देंगे। इनपुट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़। अगर अपन ज़्यादा रॉ मटेरियल डालेंगे तो हम मशीन की कैपेसिटी को फुल को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड के इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स फैक्टर है हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हमको आधा काम करना है तो भी हमको फुल कैपेसिटी वाली मशीन ही लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो हमको 500 केजी बिस्किट बनाना है तो भी हमको यही मशीन से काम करना है। अगर अपन को 1000 बिस्किट बनाना है तब भी हमें यही मशीन यूज़ करना है। तो वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट, दिस द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। अगला पॉइंट बोलता है कि दैट एडुकेट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इफ ऑल दी फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल्स इन अ रिक्विसाइड क्वांटिटी एंड प्रपोर्शन देन ईच फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज द लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन वेयर ऑपरेट्स। मतलब कि अगर हम बात करते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो अगर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ईजिली अवेलेबल है, मतलब हमको जो इनपुट चाहिए वो अगर अपन ईजी तरीके से लगा सकते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर अपन को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करना है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। देन द लॉ वेरिएबल प्रपोर्शनेट विल ऑपरेट, तो उस समय में लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन ऑपरेट हो जाएगा एंड द प्रोडक्शन विल इंक्रीज मोर देन प्रपोर्शनेटली। तो हमारा जो प्रोडक्शन है तो मोर प्रपोर्शन से इंक्रीज होता है। और ठीक है, और इसका साइमल्टेनियस इफेक्ट क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमीज मतलब जब अपन बहुत सारे लेवल के अंदर बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत सारे पॉइंट को कवर करते हैं। जैसे अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो हम एक तो ये चीज़ देख सकते हैं कि दैट लेबर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेशलाइजेशन अपन को मिलता है। अगर मान लो एक इंसान काम कर रहा है, एक मशीन है, सॉरी एक लैंड है, इस लैंड के ऊपर एक ही इंसान काम कर रहा है तो वो अपनी ही टेक्निक लगा रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम आ रहा होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट अगर मान लो 2 लेबर्स लगा दिए अपन ने तो क्या होगा, हमको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इसको कोई सी अच्छी टेक्निक आती है तो ये भी यूज़ करेंगे, तो इससे हमारा आउटपुट जो होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अवर लेबर्स, अगर अपन लेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अपन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, हमारा जो प्रोडक्ट का जो भी वेस्ट हो रहा है या फिर हमारा जो आउटपुट अगर कुछ नहीं प्रॉपर तरीके से निकल रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, अगर कभी मान लो कोई चीज़ वेस्टेज हो गई तो कोई दूसरा पर्सन स्पेशलाइज्ड है तो वो उस वेस्टेज को यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट कर सकता है या फिर किसी वेस्टेज को रिडक्शन में ला सकता है, वो भी अपन सीख सकते हैं। यूज़ ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न मशीन्स एंड प्लांट्स। ठीक है, हम कुछ नई टेक्निक्स का, नए प्लान्स का यूज़ करते हुए ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न गेन कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब सिंपल वर्ड्स के अंदर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज बोरोइंग फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर अपन बोरोइंग कर लेते हैं और उसके साथ ही अपन दूसरी मशीन को भी यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर हम एडिक्वेट फिनेंसिंग कर लेते हैं तो इस तरीके से भी हमारा रिटर्न जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इंटरनल इकोनॉमीज, सॉरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, अभी अपन ने इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर पढ़ा था कि इंटरनली हम अपने लेवल पे कौन कौन सी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइजेज इन अ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है, पहले ये चीज़ समझो। तो इंडस्ट्री वुड बी सम ऑफ ऑल कंपनीज, मतलब अगर एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी एक जैसी है
ठीक है। तो उन सब की कंपनी को अपन क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम, ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिलायंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपन आइडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपन एयरटेल की बात करते हैं। तो रिलायंस भी एक कंपनी है जो काय के अंदर डील करती है, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है या फिर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, या ये बात कर लेते हैं अपन कि सिम से रिलेटेड है। आइडिया भी सिम से रिलेटेड है, एयरटेल भी मोबाइल सिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, कंपनीज हो गई। तो इन कंपनीज़ का जो बंच होता है, इट वुड बी नोन एज योर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वुड योर एक्सटर्नल इकोनॉमी, इंडस्ट्री के अंदर अपना कंट्रोल नहीं होता है। और यहाँ पे जो अपन ने इंटरनल इकोनॉमी पढ़ी थी ना, तो इंटरनल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, तो इंटरनल इकोनॉमी के अंदर हम हमारे अकॉर्डिंग ही देखते हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। बट एक्सटर्नल इकोनॉमी जो होती है वो एक्सट्रीम बड़े लेवल पे होती है या हमारी कंपनी की पावर के बियॉन्ड होती है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की भी क्या बेनिफिट है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइजेज इन एन इंडस्ट्री, ठीक है, एज अ होल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दैट इंडस्ट्री। या तो इंडस्ट्री अपनी इंक्रीज हो रही होगी तो अपन को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। जस्ट अज्यूम अगर मैं अभी बात करूँ कि अभी जैसे ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ या ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई या सारी चीज़ें ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट क्या हुआ, तो हमारे यहाँ जो कंजम्पशन था, किस चीज़ का कंजम्पशन, मोबाइल फ़ोन का कंजम्पशन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ को क्या हो गया, उनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। इसके अंदर अपन है एक्सटर्नल लेवल पे, मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो हमारा इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने स्टडी करा। अब आगे का अपन पॉइंट पढ़ते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो थी स्कोप ऑफ लॉ, मतलब कि ये जो लॉ है इस चीज़ को हम कहाँ पे, स्कोप है मतलब कहाँ कहाँ पे इस चीज़ को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्शल लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स विल ऑपरेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कहाँ पे जनरली एप्लीकेबल होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ लैंड के बारे में, मैंने बोला था आपको लास्ट एग्जाम्पल क्लास में कि बिस्किट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बिकॉज द रोल ऑफ मैन इज ग्रेटर देन द नेचर इन सच इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे मैन का, ह्यूमन बीइंग का या फिर लेबर का रोल क्या होता है, ज़्यादा। बट दिस व्यू इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा कुछ लोग मानते हैं दैट द ऑपरेशन ऑफ द लॉ इज़ नॉट ड्यू टू द डोमिनेंट रोल ऑफ मैन ओनली बट सर्टेन रेदर फैक्टर ऑल्सो, ठीक है। दूसरे अदर फैक्टर्स के बारे में भी ऑल कंसिडर हमको करना चाहिए, विच हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई टू ईच सेक्टर सो लॉन्ग एज द प्रपोर्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट देयर, ठीक है। मतलब पहले ऐसा माना जाता था, पहले से लोग सोचते थे कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न है ना, वो वहाँ पे ही एप्लीकेबल होगा जहाँ पे प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। बट ऐसा नहीं होता, ये लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क ना होते हुए दूसरे फंक्शंस भी होते हैं, दूसरे अदर फैक्टर्स के बारे में भी जब एक्शन लिया जाता है। मीन्स फिक्स्ड फैक्टर को भी हम फिक्स्ड फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कंसिडर करते हैं। तो हम फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं। एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग अवर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं अपन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तो कांस्टेंट रिटर्न ऐसा बोलता है दैट व्हाट इज द मीनिंग, पहले मीनिंग और डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न रिप्रेजेंट द ट्रांजिशंस बिटवीन, मीन्स रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। ये जो होता है ना, ये दोनों के बीच में होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं तो व्हेन ऑल द प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्रीज इन अ गिवन प्रपोर्शन द प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब कि जो भी हमारा इनपुट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारा जो आउटपुट है ना, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा जा रहा है, बट सेम प्रपोर्शन में, मतलब इक्वल प्रपोर्शन में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, बुक के अंदर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, सपोज 4 मशीन्स एंड 400 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब उनको 4 मशीन चाहिए, 400 वर्कर्स चाहिए, जब जाके अपन 1000 यूनिट का कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट अपने पास रखने वाली है ₹5 एंड द प्रोडक्शन कंटिन्यूज इन द सेम प्रपोर्शन। 1000 एडिशनल यूनिट ऑफ सम सच कमोडिटी कैन बी मैन्युफैक्चर बाय एम्प्लॉइंग 4 मशीन्स एंड 400 वर्कर्स अगेन। मतलब आप ये सोच लो इस चीज़ को कि अगर अपन एक स्लॉट में वर्किंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 1 स्लॉट में वर्किंग करते हैं, पहले दिन की शिफ्ट मान लो इसको कि दिन
दिन की शिफ्ट में 1000 यूनिट्स बनाते हैं, फिर शाम की शिफ्ट, रात की भी एक शिफ्ट लगा देते हैं, उसमें भी 1000 यूनिट्स अपन क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है। सच कमोडिटी कैन बी मैन्युफैक्चर बाय एम्प्लॉइंग 4 मशीन्स, अपन वापस से 4 मशीन्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और 400 वर्कर्स वापस लगा सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, मतलब कि हमने जितने से इनपुट बढ़ाया, मतलब अपन ने मशीन को भी 4 से इंक्रीज कर दिया प्लस लेबर को भी 400 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तब भी हमारे पास 1000 यूनिट्स ही आ रही है, तो इट वुड बी नोन एज योर कॉन्स्टेंट रिटर्न, मतलब अपना रिटर्न क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया। जितना इनपुट इंक्रीज करा उतना ही अपना आउटपुट भी जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एवरेज कॉस्ट वुड बी इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तो आपकी 5 यूनिट पहले ही लग रही थी और वो 5 यूनिट ही लगनी है, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है, इसलिए आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, सेम। और मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितने की इनकर्ड करी, आपने एक्स्ट्रा में मशीन लगाई, एक्स्ट्रा में लेबर्स लगाए हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए अपन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल